नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष क्या बने, लोग सीधे मोदी जी पर हमला करने लगे। मौका मिल गया उनको कि अरे ये तो मोदी जी के दूत थे और क्या हाल हो गया इनका। योगी जी ने तो इनकी बैंड बजा दी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, तेज तर्रार फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश भाजपा में सत्ता संघर्ष चरम पर है। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली कार्यालय को छोड़कर क्या यूपी का कोई भाजपा का उपाध्यक्ष क्यों बनेगा। कहीं ना कहीं मोदी की भाजपा पर पकड़ कमजोर हो रही है और योगी की मजबूत। क्या कितना प्यार आ गया सुरेंद्र सिंह राजपूत को अचानक योगी जी पे। उससे पहले लिखा कि अरविंद कुमार शर्मा को भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। व्यंग किया उन्होंने अरविंद शर्मा को। और उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के MLC, वो भला मौका कहाँ छोड़ते। उन्होंने लिखा अरे राजपूत जी ठीक से देखो, ओटन लगे कपास नहीं छोलन लगे घास होगा। मतलब क्या जुगलबंदी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के नेताओं की हुई। तो फिर दूसरे समाजवादी पार्टी के MLC हैं सुनील साजन, आप जानते ही हैं फायर ब्रांड नेता हैं वो भी, तो वो भला मौका आपको कैसे छोड़ देते। उन्होंने भी एक कमेंट किया, ट्वीट किया, चौबे गए छब्बे बनने दुबे बनकर लौटे। इस पुरानी कहावत को ताज़ा नमूना भाजपा ने यूपी के 17वें प्रदेश उपाध्यक्ष को चिरतार्थ किया। शर्मा जी पैराशूट से उतारे गए थे, दूसरे ना वो CM की बिरादरी के थे न डिप्टी CM की, इसलिए सोले खाने की रेंज में फिट ना हो सके पंडित जी, ये मोदी युग का अंत है। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सोशल मीडिया में मुखर रहने वाले लोग मोदी पर हमला करने में जुट गए, क्या ये सच है? आइए इस पर विचार करते हैं क्या क्या चीज़ें संभावित हो सकती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो ये बिल्कुल तय है कि नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में कोई सबसे विश्वस्त आदमी है तो वो अरविंद शर्मा है, इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं रह गया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ भी समझ गए थे कि अगर अरविंद शर्मा की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई और ताकतवर रूप में हो गई, उनको नियुक्ति और गृह विभाग दे दिया गया, तो योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी की खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो मोर्चा खोलते, सीधे ऐलान करते कि हमें जंग मंजूर है, और उन्होंने वही किया। स्ट्रेटेजी ठीक थी योगी आदित्यनाथ की कि अगर इतना कंफर्टेबल तरीके से अगर अरविंद शर्मा को एंट्री दे देंगे तो जाहिर है अगर मुख्यमंत्री के पास में नियुक्ति नहीं रहेगा और गृह नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री किस काम का होगा। जिस तरह से बनारस में अरविंद शर्मा की स्ट्रेटेजी थी, आसपास के सब जिलों के कलेक्टर सीधे अरविंद शर्मा को रिपोर्ट करने लगे थे, उससे भी साफ समझ गए थे योगी जी कि ब्यूरोक्रेसी के रुख बदल रहा है। और बात भी हकीकत थी, सारे ब्यूरोक्रेट को समझ में आ गया था कि अरविंद शर्मा अगला पावर सेंटर है। तो IAS बिरादरी आई एम सेफ, वो हमेशा सेफ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने पाला बदलना शुरू कर दिया था। दूसरे ब्यूरोक्रेट को यह भी पता था कि अरविंद शर्मा PMO में रहे हैं, बहुत ताकतवर हालत में हैं, और सारे IAS DOPT के अधीन होते हैं, मतलब केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो कोई IAS पंगा लेने की स्थिति में नहीं था कि वो पंगा ले और फिर वो अरविंद शर्मा के गुड बुक में ना रहे। पूरी एक लहर तैयार हो गई थी। तो ये बात भी योगी जी को अखर रही थी कि ब्यूरोक्रेट इतनी तेज़ी से क्यों पलटी मार रहे हैं। तो जाहिर है एक स्टैंड लेना था, उन्होंने लिया। उसमें तमाम बातें हुई, हिंदू युवा वाहिनी को एक्टिव करने की बातें हुई, और फिर अलग से चुनाव लड़ने की बातें हुई, और सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चा हुई। जो मुझे पता चला है उसके बाद संघ एक्टिव हुआ और रास्ता तलाशने की कोशिश शुरू हुई। जो दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो बहुत करीबी से प्रधानमंत्री कार्यालय को देखते हैं, जानते हैं, राजनीतिक नब्ज पकड़ते हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ फार्मूले सुझाए और कहा कि इतना आसान नहीं होगा कि दिल्ली दरबार की उपेक्षा करके उत्तर प्रदेश चलता रहे। तो फौरी तौर पे तो ये मान लीजिए कि अगर जो अरविंद शर्मा की यहाँ पे तैनाती हुई है वो प्रधानमंत्री के एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। अब जानते हैं कि वो प्लान क्या हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री जो सोच रहे हैं वो मैं बता दूं ये संभव नहीं है।
आप सोच लें, बता दें, वो संभव नहीं है। लेकिन जो पीएमओ को कवर करते हैं जर्नलिस्ट, जो बीजेपी को कवर करते हैं जर्नलिस्ट, जो उस गलियारे में रहते हैं राजनेता, अगर वो आपके मित्र हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का पूर्वानुमान हो सकता है आपको। अब वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जो चर्चाएं वो क्या क्या हैं, मेरा मन था वो मैं आपसे शेयर करूं कि दिल्ली में मीडिया में क्या हलचल है। हलचल नंबर 1, केशव मौर्य को डिप्टी सीएम के संग प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आप पूछेंगे उससे क्या फायदा है? उससे फायदा यह है कि अध्यक्ष और सबसे ताकतवर उपाध्यक्ष, 2 लोगों की संगठित टीम बनेगी। 6 महीने बाद, मोटा मोटा 6 महीने बाद चुनाव की अधिसूचना शुरू हो जाने वाली है। ये टीम तय करेगी कि किस विधानसभा में कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और उन मेरे सूत्रों का कहना है कि जो ये फार्मूला बना कि अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम अगर नहीं बनाना है तो योगी जी ये तय कर लें कि विधानसभा में जो टिकट बटेंगे उसमें उनकी सहभागिता कम और संगठन की ज़्यादा रहेगी। ऐसा उस राजनीतिक गलियारे में चर्चा की बात थी। तीसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, वो दिल्ली की सहमति से होगा, संगठन की सहमति से होगा। मतलब केशव मौर्य को उपेक्षित नहीं किया जाएगा, केशव मौर्य मुख्य धारा में रहेंगे। अब बात आती है कि स्वतंत्र देव सिंह की भूमिका क्या होगी। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के प्रिय लोगों में से हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो शायद उनको अध्यक्ष पद से मुक्त करके एक भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा जिससे कुर्मी वोटों में कुछ नकारात्मकता का संदेश ना जाए। और केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना के, डिप्टी सीएम बना के एक आध विभाग और दिया जा सकता है। तीसरी बात, ये बात बिल्कुल तय है कि अब मुख्यमंत्री बदले हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। ये भी संघ की सहमति के संग बात हो गई है। मतलब कोई भी फैसला ऐसा नहीं होगा, बड़ा फैसला, छोटे मोटे फैसलों की बात नहीं कर रहा, बड़ा फैसला ऐसा नहीं होगा जिसमें संगठन की सहमति ना ली जाए, जिसमें संगठन से बात ना की जाए। संगठन मतलब स्वतंत्र देव सिंह नहीं, संगठन मतलब अरविंद शर्मा। ब्यूरोक्रेसी का जो जाल तैयार होगा, जो नेक्सस तैयार होगा, उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स की रिपोर्ट अब अरविंद शर्मा देंगे पीएमओ को। मुख्यमंत्री भले योगी आदित्यनाथ रहें, जिले में तैनाती भले उनके पसंद की हो, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, इसकी रिपोर्ट सीधे अरविंद शर्मा देंगे पीएमओ को। जैसा मेरी जानकारी में आई है कि एक रिपोर्ट गई भी है। वो रिपोर्ट ये गई है कि बहुत खराब मैसेज है कि अलीगढ़ जैसे जनपद में 117 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। पहले मौतों का संख्या छुपाया गया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और वो 117 तक पहुंचा। उस पूरे मंडल में और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात बहुत चर्चा का विषय बनी कि जहां 117 मौतें हो जाएं, आपने एक्साइज कमिश्नर तो हटा दिया, मगर ना तो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और ना डीएम। इसमें भी अपर मुख्य सचिव की इतनी गलती नहीं है, लेकिन डीएम वहां का बैठा हुआ है, डीएम मौजूद है और 117 मौतों के बाद वो डीएम हटे ना। उसके कारण क्या है, विश्लेषण क्या है, इसकी भी रिपोर्ट गई है, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो मुख्यमंत्री के सजातीय डीएम हैं। तो रिपोर्ट ये गई है कि इस तरह की चीज़ों पे कार्रवाई ना होना निचले स्तर तक बहुत खराब संदेश दे रहा है। नौकरशाही में भी खराब संदेश दे रहा है कि पिक एंड चूज करके फाइनल किया जा रहा है। किसी अफसर को किसी चीज़ के लिए पुरस्कार और किसी अफसर को किसी चीज़ के लिए दंडित। तो ये रिपोर्ट भी भेज दी गई है। इसके अलावा अरविंद शर्मा जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो जो योगी जी के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी संपत्तियां, उनके संपर्क, इन सब की भी बड़ी माइन्यूटली जांच एजेंसियां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के नौकरशाह करोड़पति नहीं अरबपति हो गए हैं। बड़े बड़े ठेके हुए हैं, ठेकों में बड़ी बड़ी धांधलियां हुई हैं। उन धांधलियों का भी गहन विश्लेषण एजेंसियों ने किया है। कुछ बड़े ठेकों की जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री कार्यालय को कि कहां गड़बड़ हुई है। तो जब अरविंद शर्मा यहाँ बैठेंगे, संगठन में बैठेंगे, तो वो ये भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक,
को कोई डीएम परेशान ना कर सके। अब तक क्या हो रहा है, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, वो अपेक्षित हैं कि साहब अफसर जो है हमारी बात सुनते ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार तक को चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं अफसर। तो जब हालात इतने खराब हो जाएं, इतने खतरनाक हो जाएं कि सेंट्रल मिनिस्टर के फोन अफसर ना उठाएं, कई विधायक, कई मंत्री शिकायत करें कि अफसर उनसे बदसलूकी कर रहे हैं, तो जाहिर है संगठन में एक मजबूत आदमी होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फोन उठाते और जिस अफसर ने जिस विधायक की उपेक्षा की है उसको फोन लगाते और पूछते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे विधायक की बदतमीजी करने की हमारे विधायक के साथ या उसकी उपेक्षा करने के साथ। तो शायद विधायक को भी राहत मिलती कि मैं रूलिंग पार्टी का विधायक हूं, मेरे मान मेरे स्वाभिमान की रक्षा की गई। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब अरविंद शर्मा के बहाने उन सारे जनप्रतिनिधियों की चाहत को पूरा किया जाएगा जो प्रशासनिक अफसरों की वजह से नाराज हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। पार्टी को जो फीडबैक मिला बीएल संतोष के पहले दौरे के बाद, वो फीडबैक यही था। अधिकांश लोगों का कहना था कि नौकरशाही तो हमारी सुनती नहीं है, हमारी बेइज्जती करती है, हमें अपमानित करती है। तो जाहिर है इस दर्द को विपक्ष बहुत भुनाता है, मौके मौके पे कहता है अरे उनकी तो सुनी नहीं जाती। अब बात भी ऐसी है, एक विधायक है हरदोई के, उन्होंने कोविड काल में अपने बेटे को लेकर आए, अस्पताल ने लापरवाही बरती, ऑक्सीजन की, बेटे की डेथ हो गई। वो लापरवाही का मुकदमा लिखाने के लिए परेशान थे, महीने भर तक घूमते रहे। वो डीजीपी गए, वो चीफ सेक्रेटरी क्या गए, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में गए, मुख्यमंत्री कार्यालय से दोबारा उनको फोन भी आ गया, दुख व्यक्त कर दिया, लेकिन विधायक जी की एफआईआर नहीं लिखी गई। विधायक जी ने ये दर्द मुझसे शेयर किया, मैंने उसको वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाला कि विधायक का दर्द कितना है। तो मैंने जो वो 4 PM में खबर छापी, तो वो खबर अखिलेश यादव ने, प्रियंका गांधी ने, संजय सिंह ने, तमाम लोगों ने उसको शेयर किया, क्योंकि विपक्ष का काम ये होता है कि ऐसी चीज़ों को वो उछाले, उसको तूल दे। और मुझे लगता है मीडिया का काम भी यही होता है कि सरकार को आईना दिखाए कि सरकार गलती कहाँ कर रही है, इसका सुधार करे सरकार। ये मीडिया का काम भी होता है। तो ऐसे विधायकों का दर्द, एक विधायक थे वो उनकी पत्नी को एडमिट कराने में परेशानी हो रही थी, उनका दर्द सोशल मीडिया पे छलका। तो एक सामान्य सा मैसेज चला गया कि उत्तर प्रदेश में विधायक उपेक्षित हैं, अपमानित हो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहा। तो ऐसे सब लोगों की बात अब अरविंद शर्मा सुनेंगे। दूसरा मैसेज अरविंद शर्मा को ये जाएगा कि उन तक जो सूचना पहुंचेगी वो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री तक और अमित शाह तक पहुंचेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि कम से कम एक मंच मिल गया इन लोगों को अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो जाहिर है कि अगर अरविंद शर्मा यह प्रभावी भूमिका में हैं तो मोदी ने एक बड़ी रणनीति बना के भेजी है, उसका अनुपालन करने के लिए भेजा है। ये कह देना मोदी कमज़ोर हो गए, मोदी फेल हो गए, योगी भारी हो गए, अभी जल्दबाजी होगी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत उतार चढ़ाव आने हैं भाजपा में, कई के विकेट गिरेंगे और कई के विकेट संभलेंगे। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही अकेला चैनल है जो सच आपको बता पाएगा, क्योंकि हम सत्ता के प्रलोभन से, सत्ता की धमकी से डरते नहीं हैं। आप तक सच पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम पहुंचाते रहेंगे। तो हमें भी आपसे सहयोग चाहिए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, अपने दोस्तों से कहिए ये वो चैनल है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसके वीडियो वायरल करो, जिससे आम जन तक 4 PM की आवाज़ बने और एक निष्पक्ष पत्रकारिता का जन्म हो, निष्पक्ष पत्रकारिता सामने आए और सच आपके सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।